सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित BA द्वितीय वर्ष हेतु द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित नाटक एवं एकांकी विषय पर व्याख्यान माला लेकर आए हैं। आज हम पर्दे के पीछे नामक एकांकी की व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके रचयिता उदय शंकर भट्ट जी हैं। भट्ट जी की जीवनी हमने पिछले व्याख्यान में देख ली है। इनका साहित्य को योगदान क्या है वो भी हमने देख लिया है, और पर्दे के पीछे एकांकी का जो पाठ परिचय है वो भी हमने देख लिया है। अब हम सीधे आते हैं इनकी व्याख्या पर। लालचंद और नेमीचंद दो जो खद्दरधारी व्यक्ति हैं, जो गांधीगिरी से संबंध रखते हैं, वो लोग आए हुए हैं सेठ से मिलने और 500 रुपये सेठ से चंदा ले लेते हैं। सेठ पहले तो 100 रुपये बोलता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो सेठ कहता है कि भाई हम आपको मेरा भी काम बनवाना पड़ेगा, तो वो 500 रुपये देने पर राजी हो जाता है। अब नेमीचंद और लालचंद से सेठ अपनी समस्या रखता है, और उस समस्या में सेठ की समस्या को नेमीचंद और लालचंद किस तरह से समझते हैं, उसमें कितना सहयोग करते हैं, आगे देखिए। नेमीचंद कहता है तो इसमें किसी का एहसान नहीं है, जिन्होंने स्वराज्य दिलाया, स्वतंत्रता कायम की, वे लोग साधारण नहीं हैं। आज भी कांग्रेस का राज्य है, उसी की हुकूमत है। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और स्वतंत्रता दिलाने में भी कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन अब कोई इसका एहसान नहीं मानता। वो सब लोग ये मानते हैं कि ये स्वतंत्र तो भारत होना ही था। कांग्रेस के अलावा कोई अन्य दल होता तो वो भी स्वतंत्रता दिलाने में हमारा इतना ही सहयोगी होता। सेठ सो तो है ही, तुम जानो, मानना पड़ेगा। हम लोग भी आपके ही सहारे हैं श्रीमान जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ मैं जो स्टेटमेंट भेजूँ वह स्वीकार हो जाए। सेठ कहता कि मैं जो भी यहाँ से भेजूँ, कि जो भी हमारी जांच है, जो ब्लैक मार्केट का हम पर जो आरोप लगा है, उसका जो भी स्टेटमेंट मैं भेजूँ वो स्वीकार हो जाए एक बार। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी डैश 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 मैं आपसे मिलना भी चाहता था इसी संबंध में बातचीत करने के लिए। लालचंद, आपका काम हमारा काम है सेठ जी, आप निश्चिंत रहें, आपको आँच नहीं आ सकती। सेठ, कृपा है आपकी, आप ही के सहारे हम लोग जी रहे हैं। देखिए, एक दूसरे पर अपनी समस्याएं जितनी भी हैं वो लादने की जो बात आपने देखी होगी विद्यार्थियों, कि लालचंद नेमीचंद दोनों सेठ पर डालते हैं अपनी बात, और सेठ इन दोनों पर डाल देता है अपनी बात, और एक दूसरे के सहयोग से ही काम चलता है। ऐसी बात यहाँ आप देख सकते हैं कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अच्छे संबंध हों, कि एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा तो भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जाएगा। सेठ कहता है, कृपा है आपकी, आप ही के सहारे हम लोग जी रहे हैं, कि आप यदि हमारा काम निकलवा दें तो हम आपको इस तरह से दान दक्षिणा देते रहेंगे। और क्या, मैं जाऊं देखूं, रुपया क्यों नहीं ले आया, मुनीम क्यों नहीं लाया, जरा क्षमा चाहता हूँ, चला जाता है। नेमीचंद, हाँ 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 जाइए। लालचंद से, सेठ ने कमाया जरूर है ब्लैक में। लालचंद से कहता है लालचंद, कम से कम 7-8 लाख, पर अपने को क्या, आड़े वक्त काम देता है। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं जब मुसीबत में फंसूं तो मेरा कोई न कोई किसी भी तरह से मुझे उस समस्या से व्यक्ति निकाल दे। इसलिए वो जो मुख्य जो समस्या है हमारी,
ब्लैक मार्केट की, काले धन की, उस समस्या की तरफ कोई भी जाना नहीं चाहता कि हमें क्या मतलब है 7-8 लाख रुपए इसने चाहे काला धन कमाया हो, लेकिन जब भी वक्त पड़ता है, जब भी मुसीबत होती है तो ये हमारा काम अवश्य करते हैं। इसलिए हमें इनकी कोई कहीं शिकायत नहीं करनी। इसलिए जो मदद करता है हम उसके साथ हैं, इनकी सहायता हमें मिल जाती है। पिछले दिनों लोहा इसी से लिया, अब कोठी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो डैश 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 डैश, तो सामग्री भी, मकान निर्माण की जो सामग्री होती है वो भी हम इन्हीं से ले लेंगे। नेमीचंद गांधी जी देश के धनियों की रक्षा आवश्यक मानते थे। गांधी जी भी कहते थे कि जितना भी धन है देश के बड़े बड़े लोगों के पास, उनकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो फिर जो सामग्री है जो गरीबों में भी जहाँ से जाएगी, जो लोग ज़्यादा धनवान हैं उनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। लालचंद खैर गांधी जी की धनी लोगों की रक्षा का मतलब दूसरा था। जो भी हो वो चाहते थे कि उनकी रक्षा दूसरे हिसाब से हो। वो तो ये चाहते थे कि धनी लोग अपना पैसा भी कमाएं और गरीबों में भी बांटें, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, गरीबों का गला घोटा जा रहा है और बड़े बड़े लोग अपने जेबें भरे जा रहे हैं। कांग्रेस का संगठन दृढ़ करने के लिए साधारण लोग तो रुपया देने से रहे। सामान्य लोग तो रुपये देते नहीं हैं कांग्रेस को, और रुपया हमको इन्हीं से लेना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, सेठ हैं, इन्हीं से हमें रुपये लेना पड़ता अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। इसलिए इनकी रक्षा भी करनी आवश्यक है। इसलिए हम इन पर जो गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन्हें रोकना ही होगा। मेरी सलाह है मैं भी एक मोटर खरीद लूँ, गाड़ी ले लूँ, कार। अब उसके बिना काम नहीं चलता। आपने तो खरीद ली है, लालचंद नेमीचंद को कहता है। नेमीचंद जरूर, यही क्या कम है कि सेठ में इतनी देशभक्ति है और आवश्यकता पड़ने पर भरपूर सहायता करता है। देखिए इसी को देशभक्ति का नाम दे दिया है नेमीचंद ने कि सेठ में इतनी देशभक्ति है। ये क्या देशभक्ति है? बिल्कुल नहीं, ये तो घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, काला धन है। कि देश की जो संपत्ति को लूटने वाला व्यक्ति देशभक्त कैसे हो सकता है? लेकिन ये उसको ही देशभक्ति का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि सेठ इनका काम, जब भी इनको मुसीबत आती है तो इनका काम निकाल देता है। इसलिए वो कहते हैं कि सेठ बड़ा ही देशभक्त है और आवश्यकता पड़ने पर भरपूर सहायता करता है, हमेशा आड़े समय में सहायता के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो नेमीचंद सेठ की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। सेठ जी का प्रवेश अचानक से। सेठ लीजिए, देर हो गई, क्षमा करें। दोनों व्यक्ति नोट जेब में डालकर नमस्ते करते हुए चल देते हैं। सेठ उनको जाता हुआ देखता रहता है। चले जाने के बाद वो बात करता है। क्या कहता है? देखिए, ये हैं कांग्रेस के लोग, मेरे समान स्वार्थी और अर्थलोलुप। देखिए, जो कांग्रेस की जो सच्चाई है वो सेठ यहाँ सामने रखता है कि हम तो हैं इस तरह के भ्रष्टाचारी, लेकिन ये लोग भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं ये तो और भी ज़्यादा धन के लोलुप हैं, अर्थलोलुप हैं। मेरे समान स्वार्थी और अर्थलोलुप यानी धन के बहुत ही ज़्यादा पिपासु, इनके भी वैसे ही ठाठ हैं। मकान है, कोठी है, मोटर है, कार है, नौकर है, चाकर हैं, फिर मज़ा यह है कि कुछ भी नहीं करते। देखिए कितने आनंद है कि कुछ करते भी नहीं हैं और इतने पैसे वाले ये हैं, इतना माल इनके पास है, व्यापार कोई नहीं करते, तो क्या रुपया आकाश से फूट पड़ता है? ये तो हमारी तरह व्यापार भी नहीं करते, कोई धंधा भी नहीं करते, फिर कोठी बना ली, गाड़ियाँ ले आए, नौकर चाकर हैं और आनंद से ठाठ बाट से रह रहे हैं।
तो क्या रुपया आकाश से फूट पड़ा है? कहाँ से आया इनके पास इतना धन? तो क्या इनके पास काला धन नहीं है? ये बात सेठ यहाँ सोच रहा है। अभी अभी नेमीचंद ने 10,000 के शेयर खरीदे हैं। 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं नेमीचंद ने, ये बात सेठ कह रहा है। और भी हिम्मत है, मैं ब्लैक मार्केट करता हूँ, ये सहायता देते हैं। यानी अब देख रहा है कि भाई मैंने अपना धन कमाया तो मेरा तो धन ब्लैक मार्केट का, और ये लोग इस तरह से शेयर खरीद रहे हैं तो ये लोग उसमें सहायता दे रहे हैं। ये स्वयं भी उतने ही डूबे हुए हैं जितना कि मैं। बहुत अच्छी बात यहाँ सेठ ने कही है कि इस दलदल में, भ्रष्टाचार की जो दलदल है, घूसखोरी की जो दलदल है, जो ब्लैक मार्केट की, काले धन की जो दलदल है, इसमें उतने ही ये धंसे हुए हैं जितना कि मैं धंसा हुआ हूँ। फिर भी मैं इनसे अपनी तुलना क्यों करूँ? फिर मैं क्यों मानूं कि मैं ही पाप करता हूँ? विद्यार्थियों, आप यहाँ से व्याख्या के लिए ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इनको रेखांकित कर लीजिए। फिर मैं क्यों मानूं कि मैं ही पाप करता हूँ? क्योंकि पूरे कुएं में ही भांग गिरी हुई है, सभी पापी हैं। पाप कौन नहीं करता? मैं पाप करता हूँ तो धर्म भी करता हूँ, दान भी देता हूँ, मंदिर में पूजा भी करता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन भी कराता हूँ। देखिए, सेठ ने अपने पाप करने की जो कला है उसको किस तरह से न्यूट्रल किया है, हिंदी में मैं उसको बोलूँ तो किस तरह से समतुल्य कर दिया है। वो मानता है कि मैं चाहे कितने ही पाप कर लूँ, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर, मंदिर में पूजा करके, दान देकर, धर्म के नाम पर इस तरह के आडंबर करके मैं जो पाप किया है इसको धो सकता हूँ। गरीबों को अन्न भी बंटवा देता हूँ, कभी कभी गरीबों को अनाज बांटने का काम भी वो कर देता है। ये सारी चीज़ें वो अपने आप ही गिना रहा है कि मैं क्या क्या करता हूँ। और ये देखो, सरकार के नुमाइंदे ये तो मुझसे भी ज़्यादा घूसखोर हैं, मुझसे भी ज़्यादा भ्रष्ट हैं। मैं पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ, उनके लिए मैंने अस्पताल खोल रखा है। सेठ अच्छी बात बता रहा है कुछ तो, उनकी बीमारी दूर होती है। क्या ये सब पाप धो डालने के उपाय नहीं है? लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें करने से उनके जो गलत कार्य हैं वो नहीं धुलेंगे, कभी भी वो पाप नहीं धुलेंगे। लेकिन सेठ समझता है कि ये सब चीज़ करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, टहलता रहता है। इनकम टैक्स वालों को ठीक करना होगा, उनसे वार्तालाप करनी होगी। वे अब पुराने हिसाब की चिंदी भी नहीं पा सकते, चिंदी भी, छोटा सा कुछ चिन्ह भी नहीं मिलेगा उनको। पुराना हिसाब किताब कहाँ है उन्हें पता तक नहीं चलेगा। यह नेमीचंद और लालचंद को दिया गया रुपया ही मुझे बचाएगा। देखिए, सेठ ने 500 रुपये देकर और सारा जो उसका गलत कार्य है, जो लाखों रुपए, 10-10 लाख रुपए तक का जो उसने गबन किया है, जो काला धन है, वो एक तरह से 500 रुपये का चंदा देकर वो अपनी जो अस्मिता है उसकी रक्षा वो करना चाहता है कि वो उसकी इज्जत बनी रहे। मैं आज ही खद्दर खरीद कर कपड़े बनवा लूँगा। देखिए, खद्दर खरीद कर कपड़े बना लूँगा, ये नहीं मैं भी आज से भगवान वो खद्दरधारी बन जाऊँगा, गांधीगिरी करता हुआ नजर आऊँगा, सबको पहनने होंगे। यही युग का, समय का तकाजा है कि आज का जमाना इस तरह का है कि जैसी बहे बयार पीठ सब तैसी तीजे, कि जिस तरह की हवा बहती है तो वैसा ही व्यक्ति को बन जाना चाहिए। दीनू दीनू कहकर दीनू को बुलाता है। दीनू हाजिर होकर, सेठ बड़े मुनीम जी और डॉक्टर कहाँ गए दीनू? और दीनू बड़े मुनीम जी के साथ डॉक्टर को काका साहब ने बाहर भेजा है, सेठ जी। तो विद्यार्थियों, आप देखिए कि किस तरह से सेठ ने अपने साथ साथ जो और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, नेमीचंद और लालचंद, उनको भी भ्रष्टाचार,
का गढ़ बताया है और कहा है कि मैं भी भ्रष्ट हूँ, तो अपना काम निकलवाने के लिए मुझे चाहे घूसखोरी करनी पड़े, मुझे घूस देनी पड़े, लेकिन मैं किसी की पकड़ में नहीं आऊँगा। इसलिए मैंने सब कुछ चाक चौबंद कर दिया है और जो इनकम टैक्स वाले हैं उनको पुराने हिसाब में कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिलेगी, एक चिन्नी भी। सेठ उससे भी चालाक मालूम पड़ता है। तो आज का जो व्याख्या भाग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे बस अब ये कुछ एक दो व्याख्यान बचे हैं जिनसे ये एकांकी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल पड़ी है। आगे देखिए कि किस तरह से आगे और क्या क्या सच्चाई सामने आती है सरकार के नुमाइंदों और सेठ का जो कमाया काला धन है इसके संबंध में। तो आप ऐसे ही हमारे जो वीडियो हैं उनको देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।